रसायन विज्ञान फर्स्ट ना, और चैप्टर तुम्हारा है ठोस अवस्था। इसी से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पदार्थ हमारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग हैं? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है। और 2 अवस्थाएं और खोजी जा चुकी हैं अगर पूछा जाए तो। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं हमारी अवस्था है बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन। ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से ये 3 अवस्थाएं देखना है सबसे पहले। तो हम पहली अवस्था देखेंगे ठोस, और इसको कहते हैं सॉलिड ना। इसमें क्या होता है? इसमें आकार और आयतन, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका आकार भी निश्चित हो और वह आयतन भी निश्चित हो, उनको हम कहते हैं ठोस पदार्थ। ठीक है। द्रव में अगर हम बात करें, उदाहरण अगर हम यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे? लोहा और पत्थर और लकड़ी। ठीक है। जैसे हम लोहे का ये एक टुकड़ा देखें तो इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। ये चाहे जहाँ रखा जाए इतना ही रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, और भार भी इसका इतना ही रहेगा। ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से गैस की अगर बात करते हैं तो गैस में होगा आकार निश्चित नहीं होगा। नहीं, दूसरा द्रव है ना, द्रव को लिक्विड कहते हैं। लिक्विड, इसमें आकार और आयतन, इसमें भी दोनों चीजें होंगी ना। आकार और आयतन, आयतन इसका निश्चित होगा और आकार निश्चित नहीं, यह निश्चित नहीं होगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे दूध हमने ले लिया 250 ml, कितना ले लिया? 250 मिलीलीटर, मतलब 250 ग्राम। तो इसका आयतन ये फिक्स रहेगा, चाहे इसको गिलास में रखा जाए, चाहे थाली में रखा जाए, और चाहे कटोरी में रखा जाए। और लेकिन आकार इसका बदल जाएगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास बन जाएगा, और अगर कटोरी में रखते हैं तो कटोरी बन जाएगी। इसका मतलब इसका आकार निश्चित नहीं। ठीक है। और गैस में हम इसी तरीके से देखते हैं। गैस में क्या है? गैस जो होती है उसमें भी आकार होता है और आयतन, लेकिन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ये दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें कि ये एक कमरा है इतना बड़ा और एक कमरा है इतना बड़ा, तो अगर यहाँ पे गैस रखी जाए फिर भी पूरे कमरे में फैल जाएगी, और बड़े कमरे में रखी जाए फिर भी। जैसे सेंट की खुशबू हम मान लेते हैं, वो चाहे छोटे कमरे में रखी जाए चाहे बड़े, जितने भी एरिया होगी सब कवर कर लेगी ना। तो इसका मतलब गैस का ना तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। ठीक है। फिर यहाँ पर कोई सभी तीनों पदार्थ, ये जो तीनों की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है तो उसके अंदर अणु पाए जाते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे अणु होते हैं। इनको इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं, और ऐसे इनको क्या कहते हैं? अणु। ठीक है। ये मान लिया मॉलिक्यूल, या इनको कहेंगे अणु। ठीक है। तो ये ठोस में भी होंगे अणु, द्रव में भी होंगे, गैस में भी होंगे।
और दो अणुओं के बीच की ये जो दूरी है इसको कहते हैं आणविक दूरी। ये क्या कहलाएगी? आणविक दूरी। इसको स्मॉल d से लिखते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये इतनी बात समझ में आ गई। अब लेकिन फर्क इनमें तीनों में इनके परमाणु, जैसे अगर हम कहें कि कोई ठोस पदार्थ है तो उसके जो अणु हैं वो बिल्कुल पास पास होंगे। क्या होंगे? पास पास होंगे, इस तरीके से, ठीक है। और जो ये द्रव है इसके अणु थोड़ा दूर होंगे, ये मान लिया, ठीक है। ये द्रव होंगे, मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अणु पास पास होते हैं, उनके बीच की जो ये डी मतलब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, आणविक दूरी, ये कम होती है, और द्रव के बीच में ज़्यादा होती है, और गैस के बीच में अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ठोस के अणु पास पास और द्रव के अणु ठोस से दूर होते हैं, परंतु गैस से बहुत पास होते हैं। गैस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये जो द्रव वाला है इसकी मध्य में हो जाती है, इसके भी मध्य में, इसके भी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। फिर हमारा जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, मतलब हमें केवल ये पढ़ना है ना। तो ठोस को दो भागों में बांटा गया है। ठोस को, जो हमारे ठोस पदार्थ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। तो ठोस अवस्था को हम देखते हैं, इसके दो भाग हैं ठोस पदार्थ के। एक को हम कहते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ, एक को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ, और दूसरे को अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय पदार्थ, ठीक है। मतलब जो ठोस, हम अब इसको मिटा देते हैं, जो ठोस हमारे हैं वो दो हैं, कौन कौन? क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। अब इनको देखते हैं। पहला क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ, अभी हमने बताया कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं, और जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनके अणु जो है वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उनके अणु एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, निश्चित पैटर्न में अणु, ठीक है। और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, उनके अणु जो है एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इनकी हम बात करें, एक यहाँ होंगे तो पास पास, लेकिन इनके अणु एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनको हम क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पर देखते हैं तो ये एक सीधी रेखा में अणु पड़ रहे हैं, इस तरीके से देखें तो ये इस मतलब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु एक निश्चित पैटर्न में नहीं होते, ठीक है। तो जो निश्चित पैटर्न में होते हैं, जैसे ये हमारा कोई पदार्थ है, तो निश्चित पैटर्न में जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम बार बार दोहराते चले जाएं तो एक क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएगा, क्रिस्टलीय पदार्थ बन के तैयार हो जाएगा, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल, या हिंदी में एकक कोशिका।
अब हम इसको बना रहे हैं। जैसे मतलब एकक कोशिका की परिभाषा क्या होगी? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल बनाया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, जैसे हमने ये मान लिया कि कोई क्रिस्टल है, इस तरीके का हमारा क्रिस्टल होता है। ये मान लिया कोई क्रिस्टल है, तो इसकी जो सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा, जिसको हम रखते चले जाएं, तो ये क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं लड्डू का पासा ना, एक ये पासा रखा, फिर इसके ऊपर एक और पासा इधर रखा, एक और इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, ऊपर रख दिया, तो ये पूरा एक क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएगा। जो लड्डू का जो पासा है उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल का मतलब उसको अगर बार बार रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है। जैसे हम बहुत सरल भाषा में कहें तो जैसे मान लिया एक लिप्टस का पेड़ है, जैसे ना, लिप्टस का पेड़ ये हो गया ना, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो जो एक सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसी को हम कहेंगे यूनिट सेल। क्योंकि वो जितना छोटा टुकड़ा है, अब सारे टुकड़े अगर सेट करते चले जाओगे तो लिप्टस फिर से तैयार हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराने पर करके क्रिस्टल बनाया जा सके, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है। ये बात समझ में ही नहीं आई? अब यूनिट सेल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम क्रिस्टल बना लेते हैं, ये हमारा क्रिस्टल बन के तैयार हो। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें कि इसका एक ये वाला जो टुकड़ा है, ये ना मिला, इस तरीके के इसमें 4 टुकड़े हैं, तो चारों टुकड़े रख देंगे तो क्रिस्टल बन जाएगा ना। लेकिन एक जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। जैसे इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो ये इस तरीके से निकलेगा, ऐसे ना, ऐसे तो निकलेगा। ये एक हमारी यूनिट सेल, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल या एकक कोशिका। ठीक है। और जो हमारी यूनिट सेल है वो जो है 4 प्रकार की है। यूनिट सेल जो है, एकक कोशिका जो है, जैसे सबसे पहले देखते हैं एकक कोशिका की अच्छा विशेषताएं देख लेते हैं। परिभाषा तो हम
जान ही लिए परिभाषा क्या है कि क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो क्रिस्टल फिर से बन के तैयार हो जाता है ना। तो जो अब यूनिट सेल की विशेषता देखेंगे तो पहली विशेषता यह है कि यह सबसे छोटी इकाई है, यह सबसे छोटी इकाई है और इसमें 8 कोने होते हैं। ये कितने कोने हैं? ठीक है, इनको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसमें 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं और हर शीर्ष पर एक परमाणु होता है। यहाँ पे हर कोने पर एक परमाणु होता है, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर यूनिट सेल को जो बांटा गया है वो जो है 4 भागों में बांटा गया। एक तो हमारी होती है SCC, इसको हम कहते हैं सरल घनी एकक कोशिका। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसको SCC कहते हैं और SCC जो होती है ऐसी एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक परमाणु उपस्थित होता है। ये ठीक है, मतलब ऐसी एकक कोशिका जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक परमाणु उपस्थित हो उसे हम सरल घनी एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो सरल घनी एकक कोशिका है इसमें अगर हम देखें तो इसकी विशेष परिभाषा लिखेंगे, प्रत्येक शीर्ष परमाणु से लगा होता है, परमाणु से लगा होता है ना। दूसरी बात, ये जो परमाणु है यहाँ पर जो है परमाणु का 1/8वां भाग इसके अंदर मौजूद होता है। कितना? 1/8वां भाग। जैसे ये जो कोशिका है इसके अंदर ये तो ज़्यादातर परमाणु तो ये सब बाहर ही है, तो इसके अंदर जो परमाणु का हिस्सा होता है वो 1/8 और परमाणु कितने हैं? 8। तो इसका मतलब एक परमाणु कोशिका के अंदर होता है। अगर देखा जाए तो परमाणु कोशिका के अंदर होता है और कोशिका जो टच करती है वो 8 परमाणुओं से, और लेकिन अंदर वास्तव में एक परमाणु। तो जैसे हम बात करें कि ये मान लिया इसका कोना है तो एक कोशिका तो इधर रखी होगी और एक इसके ऊपर रखी होगी और एक इसके इस साइड में रखी होगी, एक उस साइड में रखी होगी ना भाई। जैसे ये कोना है मान लिया छत का वो वाला, तो एक कमरा इस तरीके किधर बना है, एक इसके पीछे बना है, एक उधर बना है और एक इसके उधर बना है, तो 4 हो गए और 4 ऊपर बने हैं। तो इसका मतलब यहाँ अंदर जो भाग आएगा वो इसका कितना भाग आएगा? 1 भाग। ठीक है, जैसे अगर हम इसको देखें, एक कमरा जैसे ये हो गया, एक इसके सामने हो गया, एक इसके ये बगल में हो जाएगा, एक इधर बगल में हो जाएगा और 4 ऊपर हो जाएंगे, जितना नीचे उतने ऊपर ना। तो ये 4, इसका मतलब 8 कमरे होंगे, तो 8वां हिस्सा परमाणु का इसके अंदर आएगा। इसको हम कहते हैं सरल घनी एकक कोशिका, SCC। ठीक है, SCC ये हो गई। SCC में और ये जो परमाणु है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। परमाणु क्या है?
टच करना। जैसे हम मान लिए कि अगर इसके थोड़े भाग का हम चित्र बनाएं, केवल इसके ऊपरी हिस्से का, तो 4 परमाणु हैं, ये चारों परमाणु इस तरीके से हैं। ठीक है। अब हम माना कि यूनिट सेल की भुजा ए है। भुजा ए है तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी भी ए होगी ना, क्योंकि भुजा ए है तो इसका मतलब ये यूनिट सेल जो है इसकी सभी भुजाएं ए है ना। और एक परमाणु की त्रिज्या आर है, इसकी कितनी त्रिज्या है आर, तो इसकी भी आर होगी। तो जब एक आर और एक ये आर दोनों जोड़ दिए जाएंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आर प्लस आर बराबर ए, और 2r बराबर ए, तो आर बराबर a/2। मतलब परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो भुजा के आधे है, मतलब /2। ठीक है। ये हमारी कौन सी यूनिट सेल हो गई? SCC या सरल घनी एकक कोशिका। ठीक है। अगली हम इसके बाद देखते हैं BCC। दूसरी का नाम क्या है? BCC। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है। और हिंदी में कहेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें भी एक यूनिट सेल होगी और यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होगा। प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होगा। इसके जितने शीर्ष हैं, ये 8 शीर्ष हैं, 8 शीर्ष पर परमाणु उपस्थित है। अगर 8 शीर्ष पर है तो इसको SCC कहते हैं, और लेकिन इसमें एक अंदर भी हो जाता है। ठीक है। मतलब ऐसी एकक कोशिका जिसका प्रत्येक कोना जो है वो परमाणु से जुड़ता है, परंतु इसके अतिरिक्त उसके अंदर भी केंद्र में भी एक परमाणु मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका या BCC। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? शीर्ष के अतिरिक्त एक परमाणु को एकक कोशिका के अंदर होता है ना। एकक कोशिका के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम बताए थे ये 8 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर परमाणु है 1 ना, क्योंकि 8 का परमाणु का 1/8वां भाग होता है अंदर, और एक पूरा परमाणु अंदर है, तो ये कट जाएगा। 2 परमाणु, हाँ 2 परमाणु इसमें होते हैं, और SCC में ठीक है। ये बात आई समझ। एक तुम्हारी और कोशिका है FCC। इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और ये हो जाएगी फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें भी वही चीज,
ठीक है। 8 कोने पे परमाणु होंगे, 8 शीर्ष इसके जो है परमाणु से लगे होंगे। इसके अतिरिक्त फलक, ये जो हिस्सा इसका है, इसके केंद्र में एक होगा। 6 फलक हैं तो हर फलक के केंद्र में एक परमाणु मौजूद होगा। ठीक है। तो इसमें अगर इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि मतलब ऐसी एक कोशिका जिसका प्रत्येक कोना एक परमाणु से लगता है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक भी एक परमाणु से लगता है, तभी इसका नाम फलक पड़ा हुआ है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु अगर हम देखें तो कोनों के 8 हैं तो इसका 1/8वां हिस्सा 1 हो गया। और ये जो 6 परमाणु हैं इनका ये आधा हिस्सा इसमें होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगी ना, तो इसका आधा हिस्सा इसमें आएगा और आधा ऊपर वाले में। तो 6 और 6 का आधा ना, तो एक परमाणु ये 3, ये टोटल इसमें परमाणु कितने हो जाएंगे, 4 परमाणु होते हैं। ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया, पहुँच करते हैं।